प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2 दिन से हम उनकी आंसू कविता का अध्ययन कर रहे हैं। आंसू कविता के 4 पद हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज उनका 5वां जो पद है आंसू कविता का, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें स्क्रीन पर जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। यहाँ स्क्रीन पर आप जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता को देख रहे हैं। इसमें हमने पहले 4 पदों का कल तक अध्ययन किया। आज आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूर्व छंद का आपको प्रसंग बता देता हूँ, जिसे जो भाव है उसकी तारतम्यता बनी रहे। पूर्व छंद में प्रसाद अपने आप से एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्रही जन हैं वो खुद प्रसाद हैं। कभी उन्होंने किसी प्रेयसी से प्रेम किया था, वो निष्ठुर प्रेयसी उन्हें छोड़ करके चली गई है, तो उनकी जो यादें हैं वो प्रसाद को बार बार कचोटती हैं। और प्रसाद ये कह रहे थे कि मेरी इस वेदना को कोई सुनने वाला नहीं है। कल एक शब्द आया था शून्य क्षितिज, बिल्कुल अंतिम छोर तक मेरी ध्वनि जाती है, लेकिन लौट करके आ जाती है, क्योंकि मेरी वेदना को कोई सुनने वाला नहीं है। विलाप करती हुई, पागलों की जैसी हरकत करती हुई, टकराती हुई, क्योंकि प्रसाद यहाँ ये कहना चाहते हैं कि दुखी व्यक्ति के दुख को कोई नहीं सुनता है। इसलिए जो प्रतिध्वनि है, जो वेदना है, वो वापस आके मुझसे क्यों टकरा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरे में प्रसाद ये कह रहे थे कि पता नहीं कि क्यों मेरी जो चेतना रूपी जो नदी है उसमें क्यों मृदुल हिलोरें उठ रही हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द बड़ा लिया है, मृदुल हिलोरें। मृदुल शब्द लिया है क्यों? क्योंकि यादें भी मधुर होती हैं। इसलिए प्रसाद ने यहाँ पर ये कहा है कि मेरी चेतना रूपी नदी में क्यों ये मृदुल हिलोरें उठ रही हैं, और कैसे व्यथित व्योम गंगा से छिटका कर दोनों छोरे। जिस तरह से आकाश गंगा में एक छोर से दूसरे छोर तक तारे छितराए हुए हैं, तारे फैले हुए हैं, तारे छिटके हुए हैं, वैसे ही मेरी चेतना रूपी नदी में ये मधुर जो हिलोरें हैं, मधुर जो स्मृतियाँ हैं, ये हिलोरें ले रही हैं। इससे आगे आप देखें प्रसाद क्या कहते हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। देखिए क्या कहते हैं प्रसाद, कहते हैं कि मेरे वेदनापूर्ण इस हृदय में एक बस्ती सी बस गई है। किसकी? स्मृतियों की। स्मृति कहते हैं यादों को, बस्ती कहते हैं जहाँ लोग बस जाएं, अर्थात गांव। एक आध नहीं, आप देखें यहाँ पर क्या कहते हैं प्रसाद, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। इसी हृदय में, कौन से हृदय में? वेदनापूर्ण हृदय में, दुखी हृदय में, जहाँ ब्रही हृदय में, जहाँ ब्रह की प्रेयसी की जो निष्ठुरता है, उसके संयोग के जो क्षण हैं वो बार बार याद आ रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, ऐसा लग रहा है प्रसाद कहते हैं जैसे पूरी की पूरी बस्ती बस गई। ऐसा प्रसाद ने क्यों कहा? बस गई एक बस्ती है
एक दो घर नहीं बसे, एक दो घर को गांव नहीं कहते हैं, बस्ती नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग जब आकर के बस जाते हैं तब वो बस्ती बनती है, तब गांव बनता है। इसलिए आप देखेंगे प्रसाद का शब्द चयन कितना अनोखा है। उन्होंने बस्ती शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, बस्ती शब्द को यहाँ काम में लिया है। जब बहुत सारे घर आकर के लोग आकर के बस जाएं तो वो क्या कहलाती है? बस्ती। वो क्या कहलाती है? गांव। ऐसे ही अब ये क्यों कहा कि बस्ती बस गई? क्यों इसलिए कहा, आगे लिखते हैं, स्मृतियों की इसी हृदय में। अब हृदय के साथ इसी शब्द जोड़ा है, इसी हृदय में। कौन से हृदय में? वेदनापूर्ण हृदय में, दुखी मन में क्या हो गया है? स्मृतियों। अब आप देखें, स्मृति बहुवचन, स्मृतियों बहुवचन शब्द लिया है। क्यों? क्योंकि कोई एक याद नहीं है प्रियतमा की, कितनी यादें हैं, असंख्य यादें हैं। उन असंख्य यादों की वजह से ही प्रसाद ने यहाँ पर बस्ती को प्रयोग किया है। जिस तरह से बहुत सारे घर बस जाने से, बहुत सारे लोगों के बस जाने से एक बस्ती बस जाती है, गांव बस जाता है, ऐसे ही मेरे हृदय में भी उस निष्ठुर प्रियतमा की बहुत सारी जो यादें हैं, बहुत सारी जो स्मृति हैं, इस वेदनापूर्ण हृदय में आकर के बस गई हैं। उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। और नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। अब आप देखें, यहां प्रसाद अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सबूत देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि जो मेरी स्मृतियां हैं, प्रियतमा की स्मृतियां हैं, प्रियतमा की जो याद है, उन, और याद भी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी असंख्य यादें हैं, वो एक बस्ती के रूप में, एक गांव के रूप में मेरे इस वेदनापूर्ण हृदय में आकर के बस गई हैं। जैसे कि नक्षत्र लोक फैला है। नक्षत्र लोक कहते हैं तारामंडल को, जहां बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, वो फैले हुए हैं। नक्षत्र लोक फैला, पूरा तारामंडल कहाँ फैला हुआ है? जैसे इस नील निलय में। अब देखिए, यहां पर भी कहा है जैसे, यानी जिस प्रकार इस नील निलय में। नील कहते हैं नीला, निलय कहते हैं आकाश, घर। निलय कहते हैं वैसे घर को, नीला घर, अर्थात भाव क्या होगा इसका? आकाश। जैसे इस नील निलय में, जिस तरह से इस नीले आकाश में पूरा तारामंडल फैला हुआ है, वैसे ही मेरे हृदय में प्रियतमा की स्मृतियों की पूरी बस्ती बस गई है। ये प्रसाद कहते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा विशेष इसमें जब देखेंगे तो एक तो आप शब्द चयन देखें। बस्ती शब्द जो है वो देशज शब्द है। हम देशज शब्द है, देशज शब्द देश में बोलचाल की भाषा में बस्ती कहते हैं। और देशज शब्द का प्रयोग किया है। स्मृति तत्सम शब्द है, नक्षत्र तत्सम शब्द है, हृदय तत्सम शब्द है, नील निलय तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है। लेकिन जब हम नक्षत्रों, जब हम अलंकारों का जब निर्धारण करेंगे तो आप देखें, बस गई एक बस्ती, किसकी? स्मृतियों की। याद क्या है? स्मृति क्या है? अमूर्त है, वो कहीं बस नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर जैसे लोग बस जाते हैं, उनका पूरी बस्ती बस जाती है, गांव बस जाता है, उससे उसका रूपक दिया है इसको। यानी अमूर्त जो उपादान हैं उनको मूर्त की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। यानी स्मृतियों का बसना, यादों का डेरा जमा लेना, मानवीय क्रियाओं की तरह इनको दिखाया है। इसलिए इस पंक्ति में मानवीय अलंकार होगा। बस गई एक बस्ती स्मृतियों की इसी हृदय में। स्मृति अमूर्त है लेकिन उसको लोगों की तरह बसना बताया गया है हृदय में, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और दूसरे तीसरी चौथी पंक्ति देखें, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। यहाँ पर अभी मैंने बताया, दृष्टांत देकर के अपनी बात को पुख्ता करने के लिए प्रसाद ये सबूत देते हैं कि कैसे स्मृतियों की बस्ती हृदय में बसी है। जैसे कि नीले आकाश में तारामंडल फैला हुआ है, वैसे ही मेरे वेदनापूर्ण हृदय में स्मृतियां फैली हुई हैं। तो जब दृष्टांत दिया है तो नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार हो गया। और अंतिम पंक्ति में देखिए, जो ना वर्ण है नील निलय,
जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से आप अलंकारों का निर्धारण कर सकते हैं। और अगला छंद देखें, ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। क्या कहते हैं प्रसाद देखिए, ये जो तारा मंडल, जो आकाश में जो तारे फैले हुए हैं, ये शब्द जो शब्द लिया है किसके लिए लिया है? आसमान में फैले हुए तारों के लिए। ये सब स्फुलिंग है मेरी, स्फुलिंग कहते हैं चिनगारियां। ये जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं ये तारे नहीं हैं, प्रसाद कहते हैं ये तो मेरे हृदय में जो वेदना की आग जल रही है, ज्वालामयी जलन के। मेरे हृदय में, ज्वाला कहते हैं आग को, लेकिन आग भी कैसी, आप देखिए इस शब्द चयन देखें आप प्रसाद का, ज्वालामयी, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में आग जली हुई है उसको ज्वाला कहते हैं। आग जिसे कहते हैं आग धधक उठी, आग का धधकना, बहुत ज्यादा आग, सीमा से परे इतनी जो आग है वो जल रही है। तो ये जो तारे हैं ना, उस ज्वालामयी जलन जो मेरे हृदय में है, तीव्र अग्नि, बिरह की अग्नि। ज्वालामयी जलन का मतलब बिरह की अग्नि, बिरह की अग्नि भी बड़ी तीव्र होती है। अब बात वही आती है कि अपन सिर्फ पढ़ करके और सुन करके उसकी जो गहराई है उसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ब्रही व्यक्ति उसको जानता है। इसलिए यहाँ प्रसाद ने ज्वालामयी जलन का प्रयोग किया है। ब्रह अग्नि मेरे हृदय में जो धधक रही है, ब्रह की आग जो मेरे हृदय में जो जल रही है, उस ब्रह की आग की चिनगारियां हैं ये तारे, तारे नहीं हैं। अब आप देखें, ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के। प्रसाद कहते हैं मेरे हृदय में जो ब्रह की अग्नि जल रही है और ऐसी इतनी तीव्र अग्नि है, उस तीव्र अग्नि से छिटकी हुई चिनगारियां हैं जो आसमान में तारे के रूप में दिखाई दे रही हैं। और आगे लिखते हैं कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। अब तो क्योंकि आग में तो वैसे ही सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। क्या बचता है? अवशेष, जले हुए अवशेष बचते हैं। हम पहचान नहीं पाते कि ये किसके अवशेष हैं, किसके चिन्ह हैं। इसलिए प्रसाद लिखते हैं कुछ शेष चिन्ह हैं केवल। अब जब इतनी आग धधक रही है तो भाई उस आग में क्या बचेगा, लेकिन अब तो कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। अब देखिए यहाँ महामिलन शब्द का प्रयोग किया है। भौतिक जगत में तो सिर्फ मिलन होता है, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, व्यक्ति का व्यक्ति से मिलन होता है, भौतिक वस्तुओं का भौतिक वस्तुओं से मिलन होता है। लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया है प्रसाद ने? महामिलन। भौतिक जगत में तो महामिलन नहीं होता। इसीलिए इस शब्द को देख करके कुछ आलोचकों ने इस आंसू रचना को आध्यात्मिक बताया है। हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी इस पर कि कुछ आलोचकों का मानना है कि ये जो है आंसू जो कविता है ये प्रसाद की आध्यात्मिक रचना है। ऐसे शब्दों को देख करके ऐसा लगता है कि वाकई में ये आध्यात्मिक रचना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे ये तय होता है कि यहाँ पर एक जो विरही जो व्यक्ति हैं वो खुद प्रसाद हैं और प्रसाद ने उस वेदना की पीड़ा को भोगा है और इसीलिए वो ये कहते हैं। अब यहाँ पर जो महामिलन शब्द शायद प्रसाद ने जानबूझ करके किया होगा, क्योंकि जो संयोग का जो क्षण होता है, प्रियतमा से जो मिलन जो होता है, प्रथम मिलन जो होता है, जहाँ प्रेमी अपना हृदय प्रेमिका को दे बैठता है, सब कुछ समर्पित कर देता है, इतना निकट आ जाता है कि अपने और पराये का भेद भूल जाता है, शायद उस प्रेमिका के प्रथम मिलन को प्रसाद यहाँ महामिलन कहते हैं। और जब प्रेम में उदात्तता हो तो मिलन भी महामिलन बन जाता है। शायद प्रसाद इसी वजह से महामिलन शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रसाद ने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह से प्रसाद उस प्रेयसी के प्रति समर्पित थे, उनको शायद ये आभास भी नहीं होगा कि एक दिन यही प्रेयसी उसे छोड़ करके चली जाएगी। इसीलिए वो यहाँ पर लिखते हैं कि हृदय में
ज्वाला जल रही है वेदना की, आग जल रही है, पीड़ा है। अब उस पीड़ा में कुछ शेष चिन्ह हैं, केवल मेरे उस महामिलन के संयोग के क्षण में जब हमारा प्रथम मिलन हुआ था उसके कुछ चिन्ह ही शेष बचे हैं। बाकी तो इस विरह की आग ने सब कुछ खत्म कर दिया है। और बचता भी क्या है? विरह में कुछ बचता भी नहीं है। विरह में कुछ नहीं बचता सिवाय यादों के, और यादों के भी सिर्फ कुछ शेष चिन्ह है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं कुछ शेष चिन्ह है, केवल केवल कहते हैं मात्र कुछ चिन्ह बचे हैं मेरे उस प्रथम मिलन के, जब हमारा और प्रियतमा का पहला मिलन हुआ था। सिर्फ उसकी कुछ पहचान, कुछ चिन्ह अंकित रह गए हैं। बाकी इस वेदना में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें, आप जब विशेष के रूप में देखेंगे तो स्फुलिंग मैंने आपको बताया चिंगारी है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वाली ज्वाला तत्सम शब्द है, शेष है, चिन्ह है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्दावली युक्त जो है भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, जो विरह की जो आग है उससे ज्वालामयी बताया है। तो यहाँ पर किसी की पीड़ा को इतना बढ़ा करके कहना तो यहाँ पर अतिशयोक्ति दिखाई देती है। विरह की पीड़ा को इतना बताना अतिशयोक्ति अलंकार भी इस ज्वालामयी जलन में दिखाई देता है। और प्रियतमा के जो प्रथम मिलन जो होता है उस प्रथम मिलन को प्रसाद ने महामिलन की संज्ञा दी है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ प्रेम का उदात्त भाव है और ऐसा मिलन महामिलन ही कहलाता है। और आप ये लिख सकते हैं क्योंकि महामिलन जो शब्द है उसका जो प्रयोग है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है, भौतिक क्षेत्र में नहीं। लेकिन शायद प्रसाद ने अपने जो मिलन को कुछ अनोखा, कुछ अपूर्व बताया है, इसलिए उन्होंने महामिलन शब्द का प्रयोग किया है। ये जो रचना है आलोचकों के द्वारा जो है आध्यात्म में बताई है, ये अन्य बातों को देख करके आज के समय में प्रासंगिक ही लगती है। ये रचना जो है भौतिक जगत की ही दिखाई देती है और इसके जो प्रेमी जो पात्र हैं वो खुद प्रसाद ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वेदना भोगी उस वेदना के बारे में वही बखान कर सकते हैं। तो ये आपके आज के दो पद आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है कमेंट्स डाल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।